विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आज आपसे बात करूंगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय के बारे में और इस विजय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय अभियान को संपादित किया। विद्यार्थियों, उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रसार काफ़ी हद तक हो चुका था और अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने सबसे पहले सर्वप्रथम मुस्लिम सेनापति की हैसियत से दक्षिणी भारत पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम सेनापति था जिसने दक्षिणी भारत में आक्रमण किया, और इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वह पहला मुस्लिम सुल्तान था, न केवल मुस्लिम सुल्तान बल्कि पहला सुल्तान था जिसने कि दक्षिणी भारत में उत्तर भारत से विजय अभियान संपादित किया। तो इससे पहले की कक्षा में विद्यार्थियों मैंने आपसे बात की थी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से दक्षिण को जीतने के बाद दक्षिण के राज्यों को आंतरिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ा और किस प्रकार से एक सेनापति के रूप में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सेनापतित्व में रहते हुए उसने देवगिरी अभियान को किस प्रकार से संपादित किया। आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक सुल्तान के रूप में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने, जो इतिहास में काफूर हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, जो अलाउद्दीन को खंबात से प्राप्त हुआ था, तो किस प्रकार से मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत के विजय अभियानों को संपादित किया गया। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं देवगिरी के बारे में। विद्यार्थियों, देवगिरी में यादव राजवंश की सत्ता थी और यादव राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की और दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और उस वक्त देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव यादव ने इस बात का वचन दिया था कि वह नियमित रूप से दिल्ली सल्तनत को कर के रूप में रकम चुकाएगा और ये कर की रकम देवगिरी राज्य के एक प्रांत एलिचपुर की वार्षिक आय के बराबर होगी। लेकिन रामचंद्र देव यादव काफ़ी समय से कर नहीं चुका रहा था अपनी कुछ व्यवस्था में उलझने के कारण। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को आदेश दिया कि देवगिरी पर अभियान किया जाए और बकाया तमाम कर की वसूली की जाए। इसके साथ साथ इस अभियान के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था, और वो कारण जुड़ा हुआ था गुजरात के बाघेला शासक कर्णदेव की बेटी देवल देवी से। एक्चुअली जब 1299 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनानायकों उलुग खान और नसरत खान ने जब गुजरात जीता, तो गुजरात का राजा कर्णदेव बाघेला अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागकर दक्षिण की तरफ चला गया और उसने रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले ली। रामचंद्र देव ने कर्णदेव को अपने यहाँ पर आश्रय दिया और बगलाना का प्रांत उसको राज्य करने के लिए दे दिया, और कर्णदेव की पत्नी कमला देवी वो खिलजी सेनाओं के हाथ लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि कमला देवी ने अलाउद्दीन से कहा कि मेरी बेटी को भी दिल्ली लाइए क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा कर्णदेव की बेटी देवल देवी को प्राप्त करने की इच्छा भी इस हमले के पीछे एक मुख्य कारण थी। जो भी हो, मलिक काफूर एक शक्तिशाली सेना लेकर देवगिरी की तरफ रवाना हुआ और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने बकाया कर जितना भी था वो सारा चुकाया और मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव यादव का काफ़ी स्वागत किया और उसको राय रायन की उपाधि दी गई, 1 लाख टंके भी दिए गए और साथ ही साथ उसको नवसारी का जिला भी जागीर में दिया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की इस उदारता के कारण रामचंद्र देव यादव इतना अभिभूत हुआ कि वह जीवन भर के लिए जिंदगी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वफादार बन गया और उसने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत नहीं की और हमेशा अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को
सहयोग भी दिया। और सहयोग का उदाहरण इस बात से पता पड़ता है कि जब भी दक्षिणी भारत के जितने भी अभियान किए गए 1307-8 के बाद 1309-10 में जब पड़ोस में स्थित वारंगल या तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के खिलाफ अभियान किया गया, तो मलिक काफूर को रसद है, खान पान की चीज़ें हैं और भी अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, अलाई सेनाओं को वो सारी की सारी वस्तुएं रामचंद्र देव यादव के द्वारा मुहैया कराई गई। तो कहने का मतलब है कि रामचंद्र देव यादव के रूप में अलाउद्दीन को दक्षिणी भारत में एक विश्वसनीय सहयोगी मिला। और शायद यही कारण है कि दक्षिण के राजाओं के सहयोग की नीति के कारण और यातायात और दूरसंचार के साधनों के अभाव में दक्षिण पर नियंत्रण न रख पाने की मजबूरी कारण बनी थी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिणी भारत में एक ऐसी नीति को अंगीकार करने के लिए जिसके तहत उसने दक्षिण के राजाओं को अपने आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र छोड़ा और दक्षिण को डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं लिया गया। तो 1307-8 के इस अभियान के बाद मलिक काफूर ने जो लूट में पैसा वहाँ से देवगिरी से मिला था उपहार के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में सारा का सारा दिल्ली रवाना किया और रामचंद्र देव वापस आ गया दिल्ली से रायरायन की उपाधि लेकर और नवसारी का जिला उसको जागीर के तौर पर ओढ़ दिया गया। इसके बाद मलिक काफूर ने 1309-10 में पड़ोस में स्थित तेलंगाना, जो वारंगल के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना और वारंगल के राज्य पर हमला करने का निश्चय किया। और विद्यार्थियों, इस वक्त तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने काफ़ी समय तक, कुछ समय तक अलाउद्दीन की सेनाओं का मुकाबला किया, लेकिन मलिक काफूर के कुशल नेतृत्व के सामने प्रताप रुद्रदेव टिक नहीं पाया और प्रताप रुद्रदेव ने संधि की प्रार्थना की और संधि की प्रार्थना के प्रतीक के रूप में उसने एक खुद की सोने की मूर्ति बनाई और उसके गले में सोने की जंजीर डाली और उस मूर्ति को मलिक काफूर के पास भेजा और अधीनता की प्रार्थना की। मलिक काफूर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वारंगल ने भी नियमित रूप से दिल्ली को कर देने का वचन दिया और इसके साथ ही काफ़ी बड़ी तादाद में घोड़े और हाथी और सोने चांदी और कई चीज़ें मलिक काफूर को यहाँ से मिली। विद्यार्थियों, वारंगल एक बहुत बड़ा केंद्र था दक्षिणी भारत का, जो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से समृद्ध था और इस कारण वारंगल में काफ़ी हीरे जवाहरात रत्नों का भंडार हो गया। तो मलिक काफूर को ये सारी चीज़ें तो मिली, लेकिन साथ ही साथ जो प्रख्यात चीज़ वहाँ से मिल रही है वो और कोई नहीं था विद्यार्थियों, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, जिसके बारे में इतिहासकार खाफी खान ने भी अपने ग्रंथ मुंतखब-उल-लबाब में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। और मलिक काफूर ने यह कोहिनूर हीरा दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेज दिया। कहते हैं कि उस वक्त कोहिनूर की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि पूरी दुनिया को 5 वक्त का खाना यानी 2.5 दिन का भोजन कराया जा सकता था। कोहिनूर आज इंग्लैंड की महारानी के ताज के अंदर है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज की तारीख में कोहिनूर से काफ़ी बड़े बड़े हीरे खोज निकाले गए हैं। और लेकिन इसके बावजूद आज जो कोहिनूर का मूल्य है वो उसके मौद्रिक मूल्य के कारण नहीं विद्यार्थियों, बल्कि उसके ऐतिहासिक मूल्य के कारण है। तो गोलकुंडा की खानों से मिला हुआ यह हीरा, जिसे कोह-ए-नूर यानी लाइट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के प्रकाश के नाम से इसको जाना गया, कोह-ए-नूर। तो यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से मिला। वारंगल को नियंत्रण में करने के बाद मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत की तीसरी महत्वपूर्ण सत्ता, जो द्वार समुद्र के नाम से जानी जाती थी, और द्वार समुद्र का राज्य था होयसल राजवंश कहलाता था। और विद्यार्थी, यहाँ पर उस वक्त वीर बल्लाल तृतीय का शासन था। जब दक्षिणी भारतीय अभियानों की बात चली तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक बिखराव, विघटन और आपसी द्वेष
पारस्परिक मन मुटाव की जो प्रक्रिया उत्तरी भारत में मौजूद थी, दक्षिणी भारत भी उससे अछूता नहीं रहा और दक्षिण के ये राजवंश भी आपस में लड़ते रहते थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया, तो उस वक्त देवगिरी का राजकुमार शंकर देव, जो सिंहन देव के नाम से जाना जाता था, वो द्वार समुद्र राज्य पर हमला करने के लिए गया हुआ था। तो ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए कभी भी ये एक होकर मुस्लिम सत्ता का मुकाबला नहीं कर पाए। इस वक्त रामचंद्र देव यादव ने अपनी वफादारी को निभाया और उसने खिलजी सेनाओं को रसद और अन्य चीज़ें तो दी मलिक काफूर की सेनाओं को, साथ ही साथ अपने सेनापति परशुराम दलावे को भी भेजा होयसल राज्य पर हमले में मलिक काफूर का साथ देने के लिए। और दक्षिण की फूट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब काफूर की सेनाएं द्वार समुद्र राज्य में एंटर हुई, प्रविष्ट हुई, उस वक्त खुद वीर बल्लाल तृतीय पड़ोस में स्थित माबर यानी मदुरा का पांड्य राज्य, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा और लाभ उठाने के लिए वहाँ पर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था। तो जैसे ही वीर बल्लाल तृतीय को पता पड़ा कि काफूर की सेनाएं, अलई सेनाएं उसके राज्य में आ गई, तो वो वहाँ से वापस आया, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पाया और उसे संधि करनी पड़ी। और मलिक काफूर ने उससे भी काफ़ी सोने चांदी, हीरे जवाहरात और धन वसूल किया, हाथी घोड़े ये सारी चीज़ें तो वसूल की गई। और इसके साथ वीर बल्लाल तृतीय को उसने दिल्ली भेज दिया, जहाँ अलाउद्दीन ने उसका भी स्वागत सत्कार किया और उसको भी वापस दक्षिण रवाना करवा दिया। इसके बाद काफूर की सेनाओं ने मदुरा में प्रवेश किया। विद्यार्थियों, मदुरा का राज्य पांड्य राजवंश से जुड़ा हुआ था और इतिहासकारों ने मदुरा को माबर के नाम से भी संबोधित किया। पांड्य देश अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए विख्यात था, लेकिन इस वक्त पांड्य देश में अराजकता फैली हुई थी। एक्चुअली पांड्यों के राजा मारवर्मन कुलशेखर पांड्य की मृत्यु हो चुकी थी और उसके दो बेटे थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। सुंदर पांड्य उसका सगा बेटा था और वीर पांड्य उसका अवैधानिक पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि सुंदर पांड्य ने अपने पिता की हत्या कर दी और सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन जनमत वीर पांड्य के साथ था और ऐसी स्थिति में दोनों भाइयों के बीच में विद्रोह संघर्ष चालू हो गया। तो उस वक्त मदुरा गृह युद्ध की आग से झुलस रहा था, आपसी संघर्ष की आग से झुलस रहा था। तो मलिक काफूर ने इसका फ़ायदा उठाने का निश्चय किया और सुंदर पांड्य ने उससे मदद मांगी थी। तो सुंदर पांड्य का साथ देने के लिए काफूर की अलाई सेनाएं मदुरा में प्रविष्ट हुई और वीर पांड्य के पीछे रवाना हुई, लेकिन वीर पांड्य पीछे हटता गया और मुस्लिम सेनाओं के हाथ नहीं आया। वीर पांड्य के मूल स्थान वीरधूल को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ बारमपत्ती, जो आधुनिक चिदम्बरम कहलाता है, उस पर आक्रमण किया गया। लिंग महादेव के मंदिर को लूटा गया, तोड़ दिया गया और रामेश्वरम में मस्जिद का निर्माण किया गया। तो मदुरा का जो ये हमला था, ये लगभग 1312-13 का हमला था और काफ़ी महत्वपूर्ण हमला था। मदुरा से भी काफ़ी बड़े पैमाने पर धन दौलत प्राप्त हुई। उधर विद्यार्थी देखिए, दिल्ली की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हो गए थे। इसी बीच 1311-12 में एक स्थिति और पैदा होती है दक्षिणी भारत में। देवगिरी में यादव राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है और उसके बेटे शंकर देव ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। अलाई सेनाएं शंकर देव को हराती है मलिक काफूर के नेतृत्व में और शंकर देव की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में कुछ समय के लिए देवगिरी मलिक काफूर के कंट्रोल में आ जाता है और मलिक काफूर के दिमाग में एक बार विचार भी पैदा हुआ कि दिल्ली की झंझट से मुक्त होकर यदि दक्षिण में ही स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया जाए, इस प्रकार के कई मत मिलते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन दिल्ली की परिस्थितियों ने मलिक काफूर को इस बात के लिए प्रेरित कर दिया कि वो फटाफट दक्षिण में संतुलन कायम करके, व्यवस्था कायम करके दिल्ली की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पर उसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी का समाचार मिलने लगा और दिल्ली में होने वाले परिवर्तन को लेकर वो काफ़ी सशंकित भी था और काफ़ी महत्वाकांक्षी भी था। इसलिए उसने देवगिरी की
देवगिरी के शासक के तौर पर रामचंद्र देव के दामाद हरपाल देव को नियुक्त किया और देवगिरी का राज्य सौंपकर वो दक्षिण से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की दक्षिण भारत की परिस्थितियों के बारे में और दक्षिणी भारत की राजनीतिक स्थिति और किन परिस्थितियों में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियान को संपादित किया। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आपके लिए जानना लाजमी है कि जिस सुल्तान ने इतनी बड़ी विजय की तो निश्चित तौर पर उसके पास बहुत बड़ी सेना होगी, और इतिहासकारों का मत है कि इतनी बड़ी सेना को सामान्य दर पर वेतन देने के लिए और उस वेतन में सेना का खर्चा चलाने के लिए लाजमी था कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वस्तुओं के भाव न केवल कम हो बल्कि स्थिर भी रहे। तो उस रोचक व्यवस्था के बारे में आपसे आगे की कक्षा में बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।